कॉलाइड के तीन टाइप होते हैं। पहला है माइक्रोमोलिकुलर या मल्टी मॉलिकुलर कॉलाइड। दूसरा है आपके पास मैक्रोमोलिकुलर कॉलाइड और थर्ड है एसोसिएटेड कॉलाइड। तीन तरह के कॉलाइडियल सॉल हमने यहां माने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोमोलिकुलर या मल्टी मॉलिकुलर कॉलाइड। यहां दो एटम आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में जुड़े होंगे बहुत ही वीक वंडरवॉल फोर्स से। तो ये मान लो जो नीली लाइन दिखाई है वो आपकी है कॉलाइडियल रेंज। तो कॉलाइडियल रेंज में आने के लिए ये जो एटम हैं ये आपस में जुड़े हैं वीक वंडरवॉल फोर्स से। और यहां एटम का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। तो बहुत ही स्मॉल साइज के एटम आपस में कंबाइन करते हैं वीक वंडरवॉल फोर्स की सहायता से और बनाते हैं माइक्रोमोलिकुलर या मल्टी मॉलिकुलर कॉलाइड। इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे S8, ये सल्फर के इस तरह से 8 एटम जुड़ेंगे। ओके, गोल्ड का सॉल्ट भी ऐसे ही जुड़ता है। P4 फास्फोरस के एटम भी इसी तरह से जुड़कर कॉलाइडियल फॉर्म बनाते हैं। चलो सेकंड है हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर कॉलाइड। इसमें क्या होता है, यहां एटम का जो साइज है, जो पार्टिकल हैं जिनको आपस में जुड़ना है उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है। मान लो ये है कॉलाइडियल रेंज, ये हमने कॉलाइडियल रेंज मान ली, कॉलाइडियल रेंज। और इस रेंज को बनाने के लिए बड़े साइज के पार्टिकल, बड़े साइज के पार्टिकल, ये पार्टिकल हो गए जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी बड़ा है। ये बड़े साइज के पार्टिकल जिनका साइज ग्रेटर है 1 नैनोमीटर से, वो आपस में जुड़ते हैं और कॉलाइडियल रेंज में आते हैं। और इन पार्टिकल का हाई मोलर मास होता है। अब हाई मोलर मास के पार्टिकल जुड़ते हैं तो ये पॉलीमर फॉर्म में आ जाते हैं। तो जितने भी पॉलीमर हैं वो सभी मैक्रोमोलिकुलर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसे भूल जाओ अभी, इसे हम पढ़ेंगे बाद में। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ये सब प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, जिलेटिन है, एंजाइम है, ये सब मैक्रोमोलिकुलर कॉलाइड की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा होता है एसोसिएटेड कॉलाइड। एसोसिएटेड कॉलाइड में हम पढ़ते हैं सोप और डिटर्जेंट को। सोप और डिटर्जेंट जो आता है वो एसोसिएटेड कॉलाइड की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान सुनना इसके बारे में। लो कंसंट्रेशन जब होगा, जब कंसंट्रेशन बहुत ही लो होगा तो ये बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन लेंगे, कॉलाइड की हाई कंसंट्रेशन लेंगे, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट आपस में जुड़कर, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आपस में जुड़कर आ रहे हैं कॉलाइडियल सॉल की फॉर्म में आ जाते हैं।
कॉलाइडियल सॉल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। अब ऐसे हेड और टेल, ये हेड आपस में जुड़ेंगे, इस तरह के हेड आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ रहे हैं, हेड को आपस में जोड़ दो और टेल अंदर की साइड में है। तो इस तरह से ये आपस में जुड़कर हाई कंसंट्रेशन पर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट आपस में जुड़कर इस तरह की कंडीशन बनाते हैं जिसको हम कॉलाइडियल सॉल्ट या एसोसिएटेड कॉलाइड कहेंगे। और इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं मिसेल। इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं मिसेल। मिसेल बनाने के लिए इस तरह के कम से कम 20 से 25 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने चाहिए। 20 से 25 मॉलिक्यूल इस तरह के आपस में जुड़ेंगे, आपस में उनके हेड जुड़ जाएंगे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को मिसेल कहते हैं। मिसेल का फॉर्मेशन कराने के लिए 2 कंडीशन रिक्वायर होंगी। पहली कंडीशन है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मिसेल का फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा होता है CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। CMC की रिक्वायरमेंट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। कॉलाइडियल सॉल्ट का वो कम से कम अमाउंट, जैसे साबुन लिया, साबुन का वो कम से कम अमाउंट जिस पर मिसेल बन जाए उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और ये वैल्यू हम रखते हैं सोप के लिए 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल पर लीटर। तो CMC की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल पर लीटर ली जाती है। तो मिसेल का फॉर्मेशन अगर कराना है तो 20 से 25 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ने होंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये आपस में जुड़ेंगे। उस टेम्परेचर को हम नाम दे रहे हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन पर जुड़ रहे हैं उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। मान लो आपने 1 चम्मच डिटर्जेंट लिया, 1 चम्मच में डिटर्जेंट लिया और उसे बहुत बड़ी टंकी के पानी में डाल दिया, तो क्या झाग बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अमाउंट बहुत ही कम लिया है, पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो मिसल का फॉर्मेशन नहीं होगा। कम से कम 1 लीटर में सोप के 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल अगर प्रेजेंट हैं तभी मिसेल का फॉर्मेशन होगा, झाग बनेंगे। अगर मिसेल बनता है तो ही क्लॉथ साफ हो पाएगा। कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट और पानी का कॉम्बिनेशन में मिसेल का बनना जरूरी है। तो सोप और डिटर्जेंट एसोसिएटेड कॉलाइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। सोप का फॉर्मूला है RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RSO3Na। RSO3Na सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम दोनों तरह के सॉल्ट हो सकते हैं सोप के, लेकिन डिटर्जेंट का केवल एक ही टाइप का सॉल्ट है, वो है सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब डिटेल में बात करते हैं सोप क्या है, इसके टाइप क्या है,
ये वर्क कैसे करते हैं इनके बारे में समझना है। सोप का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह का होगा। एक इस तरह से टेल होगी और ये होगा हेड। इसको मैंने नाम दिया हेड। जो हेड वाला पोर्शन है ये पोलर होता है। अगर पोलर नेचर का होगा, पोलर होंगे तो वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो इस हेड का जो पोर्शन हम बता रहे हैं ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। अब वाटर में सॉल्युबल है इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब वाटर में सॉल्युबल है। ये है टेल, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये टेल है और ये आपका नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट। ये नॉन पोलर होता है। अगर ये नॉन पोलर है तो इसका मतलब है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होता है ऑयल में, सॉल्युबल होगा इन ऑयल। ओके, ये टेल हो गया और ये हो गया हेड। जो हेड पार्ट होता है वो पोलर नेचर का है, वाटर सॉल्युबल है, इसे हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं। जो टेल पार्ट है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से दूर भागने वाला। ओके, अब इसमें किस तरह से ये काम करता है उसको थोड़ा समझना होगा हमको, ठीक है, थोड़ा ढंग से समझना होगा। दूसरी बात इस पर ध्यान रखनी होगी, वर्किंग समझाऊंगा अभी। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सीएमसी वैल्यू क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आर। आर मतलब टेल। जो ये टेल का साइज है उसका साइज जितना छोटा होगा, मतलब टेल जितनी छोटी होगी, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। और क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो सोप अच्छा नहीं होगा। मान लो आपके पास इस तरह से है, एक ये टेल, ये हेड, और एक में टेल बड़ी है, ये टेल बड़ी है इस तरह से। तो जिसका टेल का साइज छोटा है उसका सीएमसी वैल्यू बड़ा होगा, इसका टेल का साइज बड़ा है तो उसका सीएमसी वैल्यू छोटा होगा। और जिसका सीएमसी वैल्यू छोटा होगा, भाई सीएमसी वैल्यू क्या है, वो कम से कम कंसंट्रेशन जिस पर मिसाइल बन जाए। तो कम अमाउंट में भी मिसाइल बना सकता है ये, तो ये बेस्ट या बेटर सोप या डिटर्जेंट माना जाएगा। तो जिसका सीएमसी वैल्यू जितना छोटा होगा वो उतना ही अच्छा सोप या डिटर्जेंट होगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा C15 COONA, कार्बन आपके 15 हैं, C21 COONA और C37 COONA। मान लो ये सोप के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले ये सोचो सबसे ज्यादा कार्बन है इसमें, कार्बन की संख्या इसमें नंबर जो है ज्यादा है, कार्बन नंबर ज्यादा है मतलब टेल बड़ी है, आर ग्रुप बड़ा है। जब आर बड़ा होगा तो सीएमसी छोटा होगा, तो उसका सीएमसी छोटा होगा। और जिसका सीएमसी छोटा होगा वो अच्छा सॉल्ट माना जाएगा। जिसका सीएमसी वैल्यू छोटी होगी वो अच्छा सॉल्ट माना जाएगा। कार्बन की संख्या ज्यादा है कार्बन की संख्या, तो सीएमसी वैल्यू छोटी होगी, तो ये बेस्ट होगा सोप में। इन तीनों में सबसे बेस्ट ये होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हम कर सकते हैं। अब बात आती है ये काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसकी। टाइप ऑफ सोप,
सोप के 3 टाइप हैं, होते तो कई हैं, 3 मानते हैं हम लोग। हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप और ट्रांसपेरेंट सोप। थोड़ा समझते हैं डिटेल में। हार्ड सोप बनता है बहुत ही सस्ता, चीप ऑयल ले लो, चीप ऑयल, बहुत ही सस्ता ऑयल लो और उसमें मिलाओ NaOH। चीप ऑयल में, सस्ते ऑयल में NaOH मिलाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे बनेगा हार्ड सोप। इसमें क्योंकि NaOH मिला है तो उसमें फ्री एल्कली का अमाउंट ज्यादा है, बेस ज्यादा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये ज्यादा है, इसलिए इसका प्रयोग वॉशिंग पर्पज में ही करेंगे, वॉशिंग पर्पज में ही इसका प्रयोग करें। तो जितने भी कपड़े धोने के साबुन हैं, ठीक है, रिन है, सर्फ एक्सल को साबुन आता है, तो वो सब हार्ड सोप होते हैं। एक सस्ते ऑयल में NaOH मिक्स करते हैं तो सोप बनता है और फ्री एल्कली की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ऐसे साबुन का प्रयोग स्किन पर करने पर स्किन ब्रेक हो जाती है, फट जाती है। ओके, अब आ जाइए सॉफ्ट सोप क्या होता है। इसमें आपको लेना है गुड ऑयल, अच्छी क्वालिटी का ऑयल, और उसमें मिलाना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो नहाने के साबुन होते हैं उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। इसमें फ्री एल्कली की मात्रा बहुत कम होती है, फ्री एल्कली का अमाउंट बहुत ही कम होता है, मतलब ये स्किन के लिए ठीक है। और इसका प्रयोग किया जाता है नहाने के लिए, टॉयलेट सोप के रूप में। ओके, तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट सोप। आपने देखा होगा पियर सोप आता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऐसे साबुन में हम क्या करते हैं, सोप के साथ मिला देते हैं एल्कोहल, और एल्कोहल में भी ग्लिसरॉल, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और ग्लिसरॉल जो मिलाया है वो स्किन को थोड़ा सॉफ्ट बना के रखता है। इसके अलावा मेडिसन सोप भी आते हैं जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाले केमिकल मिला देते हैं, जैसे डिटॉल है, सेवलॉन है, मेडीमिक्स है। ये सब चीज मेडिसिनल सोप के अंदर आती है। टाइप ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के 3 कैटेगरी हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायोनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट में हम लोग कपड़े साफ करने का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसे इस कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी इसी कैटेगरी में आता है। कैटायनिक डिटर्जेंट में हेयर शैम्पू इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। शैम्पू कैटायनिक डिटर्जेंट में आते हैं। और नॉन आयनिक में हम पढ़ते हैं लिक्विड डिश वॉशिंग, बर्तन साफ करने का जो लिक्विड आता है, विम बार वगैरह, वो सब नॉन आयनिक लिक्विड डिश वॉशिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो एनायनिक में एनायनिक पार्ट इफेक्टिव होता है, कैटायनिक में कैटायनिक पार्ट इफेक्टिव होता है, और ये नाम से क्लियर है नॉन आयनिक, इसमें कोई आयंस नहीं होता है। तो डिटेल में समझना होगा एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है एनायनिक डिटर्जेंट क्या है। एनायनिक डिटर्जेंट के बारे में समझते हैं। इसमें नाम से क्लियर है, एनायनिक मतलब एनाइन, इसमें एनाइन पार्ट, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट इफेक्टिव होता है। डिटर्जेंट का जो हेड और टेल पार्ट था उसमें नेगेटिव पार्ट, एनाइनिक पार्ट इफेक्टिव होता है। इसमें हम पढ़ते हैं टूथपेस्ट और कॉमन जो डिटर्जेंट होता है
सर्फ एक्सल, निरमा, घड़ी, जो डिटर्जेंट आती हैं वो सब एनायनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आते हैं। हम दो एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका सोडियम एल्काइल सल्फेट। सोडियम एल्काइल सल्फेट डिटर्जेंट के एग्जाम्पल बता रहा हूं। सोडियम एल्काइल सल्फेट पहला एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। बेंजीन सल्फोनेट। तो ये दो कैटेगरी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनायनिक डिटर्जेंट को। इसमें एनायनिक पार्ट इफेक्टिव है। इसका क्या मतलब है, दोनों एग्जाम्पल को हमको समझना होगा। सबसे पहले आप एक एल्कोहल लो, उस एल्कोहल पर रिएक्शन कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ P। उस प्रोडक्ट पर फर्दर रिएक्शन कराओगे NaOH की, तो आपको डिटर्जेंट प्राप्त होगा। अब एल्कोहल में आप लीजिए लॉरिल अल्कोहल। एल्कोहल में भी आप ले लिए लॉरिल अल्कोहल, LAURYL, लॉरिल अल्कोहल। सबसे पहले समझते हैं लॉरिल अल्कोहल का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 का होल 10, CH2 का होल 10, ये 11 कार्बन तो ये हो गए, और CH2OH ये हो गया अल्कोहल, और 10 11 12 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये CH3 CH2 का होल 10 CH2OH। ओके, ये हो गया लॉरिल अल्कोहल। इस पर रिएक्शन करानी है H2SO4 की, प्लस H2SO4 को लिख देता हूं मैं, H2SO4 को लिख देता हूं HHSO4, ये प्लस ये फैक्टर माइनस। तो देखो ये जो H प्लस है ये इस OH के माइनस के साथ निकल गया, तो अल्कोहल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन के आया वो देखो, CH3 CH2 होल 10 है, होल 10 CH2 HSO4, या मैं इसको लिख सकता हूं HSO4 को, A को आगे ले लो OSO3H, एक ही बात है। ये बन गया लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम है लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब इस लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट को P माना, उस पर रिएक्शन करानी है हमें बेस NaOH की, तो यहां एक बार और लिख देता हूं उसको, CH3 CH2 का होल 10 CH2OSO3H प्लस NaOH बेस। ओके, NaOH डाला तो ये H प्लस है और ये OH माइनस, तो H प्लस के साथ OH माइनस निकल गया। कंबाइन करते हैं, क्या बनेगा, देखो क्या बन रहा है, CH3 CH2 का होल 10 CH2 का होल 10 CH2 OSO3Na OSO3Na प्लस वाटर। ओके, ये हो गया आपका सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो इस तरह से बन गया सोडियम एल्काइल सल्फेट, या हम कह सकते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो ये हो गया आपका सोडियम एल्काइल मतलब लॉरिल सल्फेट। तो ये एक डिटर्जेंट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल क्लियर है, रिएक्शन आप क्लियर करो। दूसरा सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। एल्काइल की जगह लिया हमने पैराडोडेसिल, तो सोडियम पैराडोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। कैसे बनता है ये,
सबसे पहले आप बेंजीन पर, समझो ध्यान से, बेंजीन पर आप रिएक्शन कराएंगे डॉडेसिल क्लोराइड की, डॉडेसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ओके, तो बनेगा नॉर्मल डॉडेसिल बेंजीन, नॉर्मल डॉडेसिल बेंजीन। फिर उस पर रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 की, एक कंपाउंड बनेगा P। फिर उस पर रिएक्शन कराएंगे NaOH की, तो फाइनली बन जाएगा डिटर्जेंट। ओके, ये कंसेप्ट हमको यूज करना है। बेंजीन पर डॉडेसिल क्लोराइड रिएक्ट करेगा AlCl3 की प्रेजेंस में, बनेगा नॉर्मल डॉडेसिल बेंजीन। उस पर H2O4 की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा P प्रोडक्ट। फिर उस पर NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा फाइनली डिटर्जेंट। रिएक्शन समझते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन हो गया, और इस पर रिएक्शन करानी है डॉडेसिल क्लोराइड। डॉडेसिल क्लोराइड क्या है? क्लोराइड मतलब Cl, डॉडेसिल का मतलब समझो, यहां 10 11 12 12 कार्बन का, डॉडेसिल मतलब 12 कार्बन का अरेंजमेंट। तो कैसे लिखेंगे इसको? CH2, ध्यान से समझिए, CH2 की पावर 10 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, 10 11 12 12 कार्बन हो गए। ये H प्लस Cl माइनस, ये प्लस और ये माइनस हट गया, इसको इसके साथ जोड़ दो तो ये हो गया बेंजीन। अच्छी तरह समझना, ये बेंजीन इससे जुड़ गया, ये CH2 का पावर 10 CH3। ठीक है, ये बन गया आपका डॉडेसिल बेंजीन। तो ये हो गया नॉर्मल डॉडेसिल बेंजीन, नॉर्मल डॉडेसिल बेंजीन। ओके, अब इस पर रिएक्शन करानी है हमको सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कैसे होगी थोड़ा समझते हैं। ये मैं दोबारा नोट कर लेता हूं, अच्छी तरह समझना है आपको, ध्यान सुनना। ये मैंने नोट किया, ये बेंजीन है और यहां है CH2 की पावर 10 CH3 और इस जगह पर बेंजीन, और यहां लिख दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने लिखा HOSO3H। ओके, ये माइनस, ये फैक्टर प्लस, ये प्लस फैक्टर है, यहाँ H प्लस, ये माइनस है। तो यार ध्यान दो, ये H प्लस और ये OH माइनस निकल गए, वाटर बनाया, और ये फैक्टर जुड़ जाएगा यहाँ। तो क्या बनेगा? ये जुड़ गया इस जगह पर, तो ये बना SO3H, ये बेंजीन, ऐसे लिख लो SO3, इधर लिख दो H, और ये आगे हो गया यहाँ CH2 की पावर 10 और ये हो गया CH3। ओके, दिख रहा है? दिख रहा है। ये बन गया आपका। उसके बाद हम इस पर रिएक्शन कराएंगे NaOH की। अब यहां रिएक्शन करानी है हमको NaOH की, ये फैक्टर माइनस है और H प्लस है, H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्शन करके वाटर की फॉर्म में निकल गए, सोडियम जुड़ जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा NaSO3 और ये बन गया बेंजीन, और CH2 की पावर 10 CH3 प्लस H2। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट बनके तैयार। कोशिश करिए रिएक्शन तैयार की जा सके, नहीं है तो केवल नाम लर्न कर लीजिए। नाम कैसे? वो पूछेगा एनाइनेट डिटर्जेंट का एग्जांपल बताओ, तो सोडियम पैरा डॉडेसिल बेंजीन सल्फेट। मेथड करना चाहो करो, कर लोगे फायदे में रहोगे। ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट के बारे में। एनाइनिक डिटर्जेंट में एक पॉइंट और समझ लो, ये दो एग्जाम्पल बताए थे, तो ये फैक्टर प्लस है और ये फैक्टर माइनस, तो ये पार्ट है एनाइनिक पार्ट। ऐसे यहां ये प्लस है, ये माइनस, तो ये फैक्टर हो गया माइनस फैक्टर एनाइन। तो ये वाला पार्ट इसका एनाइनिक पार्ट है जो टेल की फॉर्म में हुआ।
किसकी फॉर्म में होगा? टेल की फॉर्म में। और टेल ही कपड़े को साफ करता है, तो टेल पार्ट इफेक्टिव होता है। इसमें यहां एनायनिक पार्ट इफेक्टिव हो गया, इसीलिए से एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट, पहली बात ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव। इसके अंदर जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज, मतलब ये जर्म्स को मार सकता है। इसमें नाम से क्लियर है, कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट इफेक्टिव होता है, कैटायनिक पार्ट इफेक्टिव होता है इसमें। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं हेयर शैम्पू। हेयर शैम्पू इसके एग्जाम्पल में आता है। वैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में होता है सेटाइल, सेटाइल ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल, सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये इसका एग्जाम्पल है। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, CH3, सेटाइल का फॉर्मूला समझो, सेटाइल ट्राईमिथाइल का, CH3 CH2 का ऑल 15, CH3 CH2 का ऑल 15 और N ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल ये मिथाइल हो गया और ये ट्राई हो गया, ट्राईमिथाइल, और यहां लिख दिया ब्रोमाइड। तो ये फैक्टर प्लस है, ये फैक्टर माइनस, ये पूरा है। इतने ऐसे को बोलते हैं सेटाइल ट्राईमिथाइल, और ये हो गया अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसमें ये वाला पार्ट इफेक्टिव होता है, ये जो पार्ट है वो इफेक्टिव पार्ट है, टेल की तरह काम करता है ये। तो ये था आपका कैटायनिक डिटर्जेंट। अगला होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं इनमें कोई आयंस ही नहीं होते, आयंस नहीं होते, आयंस एब्सेंट, इनमें आयंस ही नहीं होते। और जितने भी बर्तन धोने वाले जो विम बार वगैरह आते हैं, लिक्विड या, वो सब नॉन आयनिक होते हैं। लिक्विड डिश वॉशिंग, लिक्विड डिश वॉशिंग में ये यूज होता है, आयंस होते नहीं है। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। और डिटेल में समझना चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथॉक्सी इथाइलिन ग्लाइकॉल पर स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड की रिएक्शन करने से ये डिटर्जेंट मिलता है। कौन सा वाला? नॉन आयनिक। पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकॉल पर स्टेरिक एसिड की रिएक्शन करने से ये डिटर्जेंट मिलता है। डिटेल में नहीं जाना चाहते, रिएक्शन है हमारे पास, काम की नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के द्वारा डिटर्जेंट डिग्रेड होता है या नहीं। इसके बेस पर दो तरह के डिटर्जेंट होते हैं, दो तरह के डिटर्जेंट होते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा या नहीं इसके बेस पर। पहला है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं, कपड़े आपने साफ कर लिए, पानी आपने फैला दिया, तो जैसे वो नाली में गया पानी डिटर्जेंट वाला, तो बैक्टीरिया जो होंगे वो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देंगे इस डिटर्जेंट को। अगर बैक्टीरिया डिटर्जेंट को डिकम्पोज कर देता है तो वो कहलाएगा बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। इसमें एक टेल होती है, एक हेड होता है, पता ही है, ये टेल है। जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है इनकी टेल
लीनियर हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, मतलब सीधे सीधे जो हाइड्रोकार्बन है, लीनियर हाइड्रोकार्बन, जैसे एक कार्बन आपस में जोड़ते चले जाओ तो यह लीनियर हाइड्रोकार्बन हो गया। तो यह लीनियर हाइड्रोकार्बन की टेल बनी होती है जिसको बैक्टीरिया आसानी से डिग्रेड कर सकता है, इसलिए ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, नो पॉल्यूशन। जब बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड हो जाएगी टेल, डिकम्पोज हो जाएगी, तो वो पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिटर्जेंट है वो बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। बैक्टीरिया इसको नॉट डिकम्पोज्ड, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते, ब्रेक नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेल है, इसकी टेल ब्रांच फॉर्म में होती है। तो जो टेल है, वो जो टेल पार्ट है वो लीनियर हाइड्रोकार्बन नहीं होता, यहां ब्रांच हाइड्रोकार्बन होता है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन। अब ये डिकम्पोज नहीं होगा तो सीधी बात है ये नेचर में पॉल्यूशन फैलाएंगे। अब क्या परेशानी यहां क्रिएट होगी वो भी हमको समझना होगा कि पॉल्यूशन फैलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहली प्रॉब्लम जो क्रिएट होने वाली है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट से बैक्टीरिया इस टेल को डिकम्पोज नहीं कर पाता है। तो ऐसे डिटर्जेंट को फिश खाती है। फिश ने ऐसा डिटर्जेंट खा लिया और इस फिश को खा गई कोई बर्ड, और जब बर्ड इस डिटर्जेंट को खा लेगी, पहले डिटर्जेंट को खाया फिश ने, डिटर्जेंट फिश में आ गया और फिश को खा गया बर्ड, तो वो डिटर्जेंट बर्ड में इकट्ठा हुआ। जब ये बर्ड अंडे देगी, इनसे एग बनेंगे, तो उनके अंडों का जो खोल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है सेल, वो बहुत ही थिनर होता है, कमजोर होता है। और जब बर्ड इन पर बैठेगी अंडों पर, तो वो अंडे फूट जाते हैं। तो यहां बर्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो यहां प्रॉब्लम आई, बर्ड पॉपुलेशन डिक्रीज। बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। एक प्रॉब्लम तो यहां शुरू हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम, अगर इस डिटर्जेंट में फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है, फॉस्फेट मोर इन डिटर्जेंट, इन डिटर्जेंट में अगर फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है, तो ये फॉस्फेट जो है पानी में जब जाएगा तो वाटर में एल्गी, वाटर में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको एल्गी बोलते हैं, उनकी ग्रोथ वाटर में बढ़ जाएगी। एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज होगी। जब एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज होगी तो ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए वाटर में प्रेजेंट, तालाब में जो वाटर होगी, तालाब में ये वाटर हो गया, उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो ये ले लेगा पूरा। तो यहां वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज इन वाटर, ऑक्सीजन का लेवल वाटर में घटना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो फिश वगैरह होंगी उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम इन डिटर्जेंटों की यहां आई। एक और प्रॉब्लम है, इस डिटर्जेंट को फिश ने खाया और मान लो किसी इस फिश को खा गया ह्यूमन, तो ये डिटर्जेंट ह्यूमन के लीवर में डिपॉजिट होगा और लीवर डैमेज हो जाएगा। अगर व्यक्ति का लीवर डैमेज हुआ तो व्यक्ति में, ह्यूमन में जॉन्डिस की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है पीलिया, वो बढ़ जाता है।
एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप, क्या एडवांटेज होंगी, डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा होता है या सोप ज़्यादा अच्छा होता है, ये समझना है। तो पहला पॉइंट, अगर आपका वाटर, आपके पास जो वाटर है, आपने बाल्टी में वाटर ले लिया, अगर वो वाटर एसिडिक है या ये वाटर हार्ड वाटर है, तो एसिडिक वाटर और हार्ड वाटर में ध्यान रखना, एसिडिक वाटर या हार्ड वाटर में कभी भी सोप काम नहीं करता, साबुन झाग ही नहीं देगा, साबुन काम ही नहीं करेगा। ऐसे वाटर में केवल डिटर्जेंट ही काम कर सकते हैं। तो डिटर्जेंट एसिडिक वाटर में भी काम करेगा, हार्ड वाटर में भी काम कर सकता है, सॉफ्ट वाटर में तो काम करेगा ही करेगा। दूसरा, ये साबुन है, सोप है, इतना बड़ा टुकड़ा, कपड़े पे आपको रगड़ना होगा, और डिटर्जेंट इस तरह का होगा पाउडर फॉर्म में। डिटर्जेंट होता है पाउडर फॉर्म में, और जब डिटर्जेंट पाउडर फॉर्म में होगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया मोर। डिटर्जेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, और ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से डिटर्जेंट बहुत ही अच्छा काम करता है, बेटर देन सोप। तो डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा है साबुन की तुलना में। तो ये कुछ पॉइंट थे।